साधना। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके मैम। हमारा जो लास्ट जो 9 हमारे जो डिस्टर्बेंसेस है उसमें 9वां है अनवशिष्ट तत्व, मतलब इंस्टेबिलिटी। तो इंस्टेबिलिटी जो है एक तरीके से इसी वजह से आती है जो मैंने अभी बताया था, नॉन अचीवमेंट ऑफ अ स्टेट। इसमें इस वजह से काफी हद तक इंस्टेबिलिटी आती है। और इसमें क्या है, जो साधक है उसका जो दृढ़ निश्चय होता है किसी कार्य को करने का, वो उसका हिलने लगता है। तो हमारे जो कहा जाता है कि योग जो है वो फिजिकल पोस्चर से मेंटल की तरफ जाता है, मतलब फिजिकल बॉडी से आप जो चीज मेंटली अफेक्ट करती है, और वो धीरे धीरे आप योग की स्टेजेस को पास कर पाते अगर अपनी की तरफ। तो इसमें से इम्पोर्टेंट है इंस्टेबिलिटी आने में ऑफ, कि अगर जो है उसका फेथ अगर नहीं सना में है वो कहीं कम है, तो आपको एड रिजल्ट्स अब जो है वो मिलेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि जो है वो योग करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय करके बैठे। अगर वो छोटी छोटी डिस्टरबेंसेस से अगर वो अपनी प्रैक्टिस को रोक देता है तो वो कभी भी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी हिंड्रेंसेस होती हैं, ये जो सारी डिस्टरबेंसेस हैं, इनको चित्त का जाता है, चित्त विक्षेप कहा जाता है, और इनके बहुत सारे बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी डिजीजेस डिफॉर्मिटीज लेकर आती है सारी चीजें। तो इन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए योग में बताया गया है, पतंजलि जी ने कहा है कि एक तत्व अभ्यास होना चाहिए। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो तत्व अभ्यास आपको नजर आए और तत्व का अभ्यास हो, तो इसमें आपको कंसंट्रेशन करना बहुत जरूरी है। और कंसंट्रेशन आल्सो मींस इनडोमिटेबल एंड डाउटलेस फेथ ऑन द पाथ ऑफ कंसंट्रेशन का ये मतलब है कि आपको डाउटलेस फेथ होना चाहिए, कोई शक या शंका नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि पतंजलि जी ने कहा है कि एक तत्व अभ्यास जो है इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक तत्व अभ्यास को योग के पाठ की तरफ अंग जो है एक तत्व अभ्यास करवाता है, और जो भी डिस्टरबेंसेस डिस्कस किए, इन डिस्टरबेंसेस से हमें बचाता है और हमारे अभ्यास को आगे बढ़ाता है। तो अष्टांग योग जो है इस पे कहा गया है कि अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब होता है लिम्स। तो ये अष्ट अंग योग होता है, 8 इसके अंग हैं, 8 इसके स्टेप हैं जो उसी सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं जिस सीक्वेंस में वो लिखे जाते हैं। तो योग जो है इसको बताया गया कि बहुत ही पुराना फिलोसॉफी है, वैदिक फिलोसॉफी है, और तंत्र से इसका ओरिजिन हुआ है योग का। और पतंजलि जी ने अपनी जो फिलोसॉफी थी, अपना जो दर्शन था, योग दर्शन जो था, वो पतंजलि योग सूत्र नाम से उन्होंने इस बुक में 8 लिम्स ऑफ योग जो है बताए। तो वो होते हैं हमारे, हम नीचे से शुरू करेंगे। इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यम के बारे में। यम हम किसे कह रहे हैं? यम जो है ये हमारे सोशल एथिक्स होते हैं, सोशल डिसिप्लिन होते हैं, और ये 5 होते हैं। तो ये हमें सोसाइटी के प्रति किस प्रकार से साधक को रहना चाहिए। आप सबने देखा होगा आजकल मॉरल एजुकेशन और एथिकल एजुकेशन जो है वो पढ़ाई जाती है। तो में एक वैल्यू एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है रिलेटेड टू द सोसाइटी, हाउ चाइल्ड शुड लिव इन सोसाइटी। जब बड़ा होगा तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सोसाइटी में शो करना चाहिए, वो सब उस पर पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे टेक्स्ट में बहुत पहले योग साधना करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारे सोशल एथिक्स का ही होता है कि आप एक समाज में रह रहे हो, आप एक सामाजिक प्राणी हो, तो आपको सोसाइटी के प्रति किस प्रकार से अपना नेचर रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है अहिंसा का। तो अहिंसा जो है वो नॉन वायलेंस है। आपने देखा होगा ये सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपको अपनी स्पीच में, अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में बिल्कुल भी अहिंसा मतलब बिल्कुल भी हिंसा नहीं रखनी चाहिए।
योर मेथड ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी शुड बी ऑफ अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस किस किस चीज में होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने इंटेंशंस में ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। आपको किसी को, किसी भी व्यक्ति को इंटेंशनली गलत नहीं बोलना चाहिए, इंटेंशनली हार्म नहीं करना चाहिए, इंटेंशनली उसे झूठी बातों में नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ में अपने आप को रखना चाहिए। अष्टेय मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। तो सोसाइटी में हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि बच्चों आपको चोरी नहीं करनी। बच्चा कभी किसी की पेंसिल या रबड़ स्कूल से लेकर आता है तो आप उसे डांटते हो कि ये क्यों लेकर आया है। ये हम आपको दिला सकते हैं। बच्चों को चोरी नहीं करने की आदत आप बचपन से सिखाते हो, ठीक है? क्यों सिखाते हो? जिससे वो सोसाइटी में आगे जाकर वो छोटी छोटी आदतों को फिर बड़ी आदत ना बना ले। तो योग में ये बताया गया है कि एक जो साधक है उसे नॉन स्टीलिंग अप्रोच रखना चाहिए। तीसरा है हमारे पास ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है इसमें बताया गया है कि आपका जो व्यवहार है वो डिवाइन कंडक्ट होना चाहिए। आपको सेलिब्रेट होना चाहिए व्हेन यू आर सिंगल और फेथफुल होना चाहिए व्हेन यू आर मैरिड। तो उस प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट इन योर डेली लाइफ इज इम्पोर्टेंट। पांचवा इसमें आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉट एक्यूमुलेटिंग द थिंग्स। एकत्रित ना करना, अनावश्यक चीजों को एकत्रित ना करना। जैसे आपसे कहा जाता है कि आपको जितना खाने को चाहिए, जितना पहनने को चाहिए और जितना आपको रोटी कपड़ा मकान की बात हम करते हैं, जितनी आवश्यकता है आपको उतना ही अपने पास रखना चाहिए। बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए नीडी पर्सन। तो इससे क्या होता है? नहीं पनपती हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा अगर चीजों को एकत्रित करने की भावना है तो वो कहीं ना कहीं आपको चिंता देगी और चिंता से आपको बहुत सारे रोग होंगे और आप बिल्कुल भी कोई भी साधना नहीं कर पाओगे योग की। पांच पांच प्रकार के यम क्लियर है सबको? यस, हमारा अष्टांग योग का वो है नियम। नियम जो होते हैं ये हमारे पर्सनल एथिक्स होते हैं, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट कि व्यक्ति को खुद के लिए क्या करना चाहिए, खुद कैसे अपने आप को जो है वो रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें शौच, फिर दूसरे पे है संतोष, तीसरा तप। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये पांच प्रकार है। तो शौच मतलब होता है क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो अपने आप को साफ सफाई से रखना, अपने दिमाग को साफ रखना, कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसे गलत चीजें अपने दिमाग में पनपने ना देना। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ होता है कंटेंटमेंट। और कंटेंटमेंट मतलब जो आपके पास है, जितना है आप उतने में अपने आप को संतुष्ट रखें और बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश ना करें। और जो है उसमें आपको शिकायतें नहीं होनी चाहिए। यू शुड रिमेन हैप्पी विद वट एवर यू आर हैविंग। तीसरा है तप। तप मतलब होता है ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो तप के बारे में बहुत सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा, ऑस्टेरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने देखा होगा कि भाई हर चीज जो है वो उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया जाता है। जैसे कि हीरे को बोला जाता है कि वो जब तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं जाता तब तक उसमें निखार नहीं आता, और वो सबसे ज्यादा अच्छा हीरा सबसे ज्यादा टेम्परेचर में रहा होगा, मतलब निखार आने के लिए। तो वो तप है हमारे पास कि हमें बहुत ही मेहनत से हर कार्य करना चाहिए। आपके अंदर कार्य करते समय सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। चौथा है हमारे पास स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब होता है सेल्फ स्टडी या स्टडी ऑफ द सेल्फ, अबाइडिंग इन द सेल्फ कह सकते हो आप, जिसमें हमें हमारी जो भी हम पढ़ते हैं उसे खुद से पढ़ना, रिवाइज करना, चीजों को खुद के बारे में जानना कि आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने बारे में, अपने शरीर के सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें स्वाध्याय में आती हैं। इसमें आप अपने टेक्स्ट, होली टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हो, जैसे आप रामायण, महाभारत और गीता ये सब की स्टडी करते हो, ये सब स्वाध्याय के अंदर आता है जो आपके अंदर से व्यक्तित्व को निखारती है। पांचवा आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में सरेंडर टू द गॉड आता है। आप इसमें हमारी जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, उसको अपने आप को समर्पित करके समर्पण के भाव से कार्य करते हो। ठीक है, आप हर कार्य जो है वो ईश्वर को समर्पित करते हो, आप ये मान के चलते हो
कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर का सोचा हुआ विचारा हुआ जो है एक पूरा सिस्टम है। और आप अगर गलत या सही दोनों करते हो तो ये दोनों ही आपके ईश्वर को समर्पित होते हैं कार्य, और इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हो। तो वो ईश्वर प्राणिधान उसे कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, आसन की। आसन जो है ये हमारे योगिक पोस्चर्स कह सकते हो, शरीर के जो है अलग अलग तरीके से शरीर को अलग अलग स्थितियों में रखना पोस्चर कहलाया जाता है, आसन कहलाया जाता है ना। आसन की जो पतंजलि जी ने डेफिनेशन दी है वो है स्थिर सुखम आसनम। जिस भी स्थिति में आपको स्थिरता मिलती है और सुख की अनुभूति होती है उसे आसन कहा जाता है। और वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, a stable and comfortable posture which helps you to attain mental equilibrium, that is known as the आसन। आसन जो है वो अलग अलग बताए गए हैं, हठ योग में अलग है, अष्टांग योग में, पतंजलि योग में 12 आसन बताए हैं, हठ प्रदीपिका में 32 आसन है। इस प्रकार से हर टेक्स्ट जो है उसमें अलग अलग आसन बताए गए हैं। और ये मान के चला जाता है कि हमारी जितनी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो उतने ही प्रकार के आसन जो है डिजाइन किए गए थे। और लास्ट में उन सबका कंक्लूजन 84 आसनों में बताया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है लिंग वो है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है ये चौथा स्टेज होता है। ये जब हम यम नियम फॉलो कर लेते हैं, जब हम आसन से अपने शरीर को सुदृढ़ बना लेते हैं और अपने शरीर को मजबूत इतना बना लेते हैं कि हम आगे की तपस्या कर पाए, उसके बाद हमारा स्टेट आता है चौथा प्राणायाम का। प्राणायाम जो होता है ये हमारे प्राण आयम, मतलब हमारे प्राणों को आयम करना, संयम में लेकर आना। तो हमारे जो प्राण होते हैं वो लाइफ फोर्स माना जाता है। ब्रीथ इज अवर लाइफ फोर्स। जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारी लाइफ फोर्स है। ऑक्सीजन इज द बेसिक एलिमेंट विच इज मेकिंग अस। तो यहाँ पर लाइफ फोर्स जो प्राण जो है वो एक तरीके से हमारी श्वास होती है। और हम अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है अपने आप को, अपनी श्वास को अंदर भीतर लेने की, बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम जो है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्राणायाम की, इससे पहले मैं बताऊंगी प्राणायाम की जो डेफिनेशन पतंजलि जी ने दी थी वो थी श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब आप श्वास जो ले रहे हो और श्वास जो छोड़ रहे हो, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, उसकी गति में विच्छेद करना, उसकी गति को रोकना जो है, सीज करना, प्राणायाम कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आप अपनी सांस जो ले रहे हो और जो छोड़ रहे हो उसके जो बीच का जो आपका जो टाइम होता है जिसमें आप ना तो लेते हो ना छोड़ते हो सांस को, उस पर्टिकुलर स्टेज को प्राणायाम बोला गया और वो होता है कुंभक। उस फेज को क्या बोला जाता है? रिटेंशन वाला फेज, जो होल्डिंग वाला फेज है उसे कुंभक कहा जाता है। तो हमारा जो प्राणायाम करने का जो तरीका है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इनहेलेशन, रिटेंशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन को हम बोलते हैं पूरक, संस्कृत वर्ड यूज किए गए हैं इसके लिए, पूरक। रिटेंशन को बोलते हैं कुंभक और मैम एक बार फिर से बता दीजिए नाम। जी बिल्कुल, एक्सहेलेशन करने को बोलते हैं रेचक। तो प्राणायाम जो है वो 3 भागों में विभाजित है। जब हम सांस लेते हैं, पूरी सांस लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है जिसे हम प्राणायाम कह रहे हैं, उस प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, संस्कृत वर्ड है तीनों। पूरक का अर्थ होता है सांस लेना, इनहेलेशन करना। कुंभक का अर्थ होता है रिटेंशन करना, रोकना। और एक्सहेलेशन का अर्थ होता है हमारा सांस को छोड़ना। ठीक है, तो हमारे पास पूरक, कुंभक, रेचक। रेचक इज एक्सहेलेशन। तो ये 3 जो है ये हमारे पास पार्ट्स होते हैं सांस लेने के। अब इनमें ही क्या है, हम बहुत सारा मॉडिफिकेशन करते हैं। कभी हम सांस को लंबा लेते हैं, रोकते कम है, छोड़ जल्दी देते हैं। कभी हम सांस कम लेते हैं, इनहेल कम करते हैं, रोकते ज्यादा है, और सांस को छोड़ते हैं तो और लंबी छोड़ते हैं। तो हम जब ये तीनों फेजेस में जो इनका रेशियो है, इनहेल एक्सहेल करने का, रोकने का, जब इसमें वेरिएशन करते हैं तो वो हमारे प्राणायाम की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मानी जाती है। मतलब हमारी ब्रीदिंग की अलग टेक्निक्स मानी जाती है। जो ये ब्रीद लंग हेल्दी, और इसके लिए प्राणायाम में 8 प्रकार के प्राणायाम जो है वो बेसिकली बताए गए हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो 8 प्रकार के प्राणायाम जो है उसमें आपने
देखा हो, जितनी धीरे सांस लेता है वो उतना लंबा जीता है, ऐसा फिनोमिना कहा गया है। तो एक कछुए का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वो बहुत ही धीरे सांस लेता है और उसकी सांसें बहुत ही दिनों तक के पास उसकी सांसें आपको महसूस कम होगी और इस वजह से कहा गया है कि श्वास प्रश्वास क्षेत्र मतलब सांस की क्षेत्र जितना लंबा आपका कुंभक होगा उतना ही आपका लंबा जो है वो जीवन का यस मैम। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट प्राणायाम का ये है। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार, प्रत्याहार में मतलब ये आता है कि आप जो अपनी सेंसेस के थ्रू चीजें ले रहे हो अपने शरीर के अंदर, ठीक है, उन सेंसेस के थ्रू जो आप चीजें ले रहे हो अपने शरीर के अंदर उनको कंट्रोल करना कि आपको क्या लेनी है और क्या नहीं लेनी है। ठीक है, प्रत्याहार उसे कहा गया है, कंट्रोल ओवर दी सेंसेस, कि व्हाट आवर सेंसेस हैज टू टेक इनसाइड। आप देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, ठीक है। आप अगर किसी चीज को महसूस कर रहे हो तो आप क्या महसूस कर रहे हो, व्हाट योर स्किन इज टचिंग। इफ यू आर ईटिंग समथिंग, इफ यू आर टेस्टिंग समथिंग, तो आप क्या क्या चीजें खा रहे हो, क्या वो आपके शरीर के लिए अच्छी है या बुरी है। तो इस प्रकार आपको हर अपनी जो फाइव सेंस ऑर्गन्स है उनके द्वारा जाने वाली मटेरियल को जो है सेग्रीगेट करना होता है कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है और क्या बुरी है। तो ये योग साधना में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप कोई भी चीज जो है उसको ले रहे हो, छोड़ रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो वो अगर आप गंदी चीजें लोगे, जैसे आपने गंदा खाना खाया, आपने गंदा किया है या एक्सीडेंट आपने देख लिया जो आप नहीं देखना चाहिए थी, आप टेंशन क्रिएट होगी, आपके अंदर मेंटल फ्लक्चुएशंस होंगी, बाद में उसका जब आप मेमोरी रिगेन करोगे तो वो चीजें आपको परेशान करेंगी, राइट। तो वो आपको साधना में ये सब चीजें बाधा का कार्य करती है। इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट इज थर्ड, उसमें आपका कंसंट्रेशन जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप जब किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो अपनी साधना के जरिए, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना आना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो उसको बोला जाता है धारणा। ध्यान पे जब हम आते हैं तो इसमें बोला जाता है कि हमें सिर्फ अपनी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करना है जो हमें प्राप्त करना है। जैसे किसी डायरेक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं, या हम किसी लाइट के ऊपर फोकस करते हैं, या किसी भी मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिस चीज के ऊपर हमें जो हमें चाहिए, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सिवा हमें सराउंडिंग में कुछ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। योर माइंड शुड बी टोटली फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एरिया, तो उसे ध्यान बोला जाता है, मेडिटेशन बोला जाता है। ये धारणा ध्यान समाधि जो है ये बहुत ही हाईएस्ट स्टेजेस होती हैं। हम इन स्टेजेस को जो है धारणा और ध्यान को हम प्रैक्टिस जरूर करते हैं, पर इसे अटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। और समाधि को हम जीते जी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है और इसमें हमारा जब शरीर त्याग होता है तभी समाधि हमें अचीव होती है। तो ये मेडिटेशन स्टेट कॉन्शियसनेस मतलब गॉड के साथ में या जिस भी डायट्री को हम मान रहे हैं उसके साथ में मिल जाती है। देयर इज यूनियन बिटवीन द जीवात्मा एंड द परमात्मा, और ये सारी चीजें जो है ये समाधि की आखिरी स्टेज में होती है। तो ये काफी हायर कॉन्शियसनेस की बात है समाधि में। लेकिन अगर हम अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जब हम बिगिनर्स हैं, तो हमारे लिए ऊपर के जो 4-5 स्टेप्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को संयम में रखना। So this was about the अष्टांग योग। अब इनका बेनिफिट एक सिंपल उसमें कंटेक्स्ट में मैं बताना चाहूंगी थ्रू सम रिसर्चेस, जो मैंने एक एक रिसर्च को यहाँ पर कोट किया है। सिंपल रिसर्चेस आई हैव कोटेड कि सबसे पहला है कि रिसर्च में कहा गया कि अष्टांग योग की जो प्रैक्टिस है काम्स यू। तो कंट्रोलिंग योर मूवमेंट्स, ब्रेथ पैटर्न्स, गेज, मतलब मूवमेंट मतलब आपके आसन, आप अगर आसन करते हो कंट्रोल मूवमेंट करते हो, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को आप कंट्रोल करते हो, प्राणायाम करते हो,
फोकस कहाँ कर रहे हो उस चीज पे कभी कंसंट्रेशन एबिलिटी को इंक्रीज करता है वेलबींग। इसमें बताया गया था वन ऑफ द स्टडी वाज देयर जिसमें कि अष्टांग योग अगर ट्वाइस अ वीक करते हो मतलब एक हफ्ते में आप 2 बार करते हो और 9 हफ्ते तक कंटिन्यू रखते हो तो इट इम्प्रूव योर सेल्फ स्टीम। इन्होंने सेल्फ स्टीम के ऊपर स्टडी की थी एंड इट रिड्यूसेस द डिप्रेशन एंड ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी है जिसमें बताया कि आप बच्चों का डिप्रेशन और सिम्टम्स है उन्हें कंट्रोल करने के लिए रेगुलर अष्टांग योग की प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज इट स्ट्रेंथन्स योर मसल्स। इसके ऊपर तो बहुत सारी स्टडीज हो रही है और इसमें बताया गया है कि आपकी जो ओवरऑल बॉडी मसल्स है आपकी लेग मसल्स है आपकी आर्म्स है आपकी बैक है आपका एब्डोमेन है ये सब चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट आसन्स का जो सेट होता है डिफरेंट डिफरेंट आसन्स है हमारे पास जिनसे अलग अलग मसल ग्रुप को टारगेट किया जाता है और आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में ये मदद करती है। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स हेल्दी ईटिंग और इसमें पाया गया कि योग प्रैक्टिस जो है वो माइंडफुल ईटिंग के साथ एसोसिएट किया गया। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है माइंडफुल मेडिटेशन से कि आप सोच समझ के कार्य कर रहे हो। तो इसमें इंट्यूटिव ईटिंग भी कहा जाता है कि आप इसमें सोच समझ के खाते हो। डाइटिंग जो है आपकी वो इस प्रकार से होती है जिसमें आप अपने हंगर के ऊपर अटेंशन देते हो आपको कब भूख लग रही है और आपको उस भूख के अकॉर्डिंग कितना कितना खाना है तो इस क्या खाना है किस क्वांटिटी में खाना है और क्या खाना है तो उसको माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं। तो इस प्रैक्टिस से ये पता लगा कि रेगुलर प्रैक्टिस जब करते हैं तो हेल्दी ईटिंग की हैबिट भी आपको डल जाती है। देन आपको अष्टांग योग जो है इट इजीज योर पेन। तो इसमें बताया कि तो the people who have low income they did yoga once a week for 12 weeks and they reduced their chronic back pain as much as people who did physical therapy। जो लोग थेरेपी लेते हैं उसके कंपैरिजन में अष्टांग योग करने से उनके बैक पेन में बहुत आराम आया। ठीक है। तो जो लोग बहुत ही टेंशन में रहते हैं और जिन लोगों को बहुत ही वर्कलोड होता है उनकी बैक पेन की सिचुएशन बहुत इजीली अराइज होती है बिकॉज दे आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन देयर बैक बाय सिटिंग और बाय डूइंग द थिंग्स। तो उस समय पे आप देखोगे योग करने से आपको बहुत सारे बॉडी के जो पेन्स हैं उनमें रिलीफ मिलता है। इज इट क्लियर टू ऑल? दीज आर सम कॉमन बेनिफिट्स। इसके सिवाय बहुत सारे बेनिफिट्स हैं योग करने के। आपको बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी जब आप पढ़ोगे टेक्स्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। I request Abhishek sir to please